विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे वर्ब बेसिक में थोड़ा सा डू का प्रयोग बचा हुआ है। इसके बाद आज ही हम शुरू करेंगे टेंस, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको यहाँ पढ़ने में तो फ़ी नहीं लग रहा, फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री क्लास चल रही है। तो सभी विद्यार्थी जो अभी क्लास देख रहे हैं या बाद में क्लास देखते हैं, वह कम से कम 10 लोगों को, अपने 10 दोस्तों को इस चैनल से ज़रूर जोड़ें। देखिए, इस चैनल से अभी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, खाली हम आप लोग को फ्री में पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और क्लास भी अच्छे से चल रहा है और आशा करते हैं कि आपका क्लास भी हम पूरा लेंगे, है ना। तो आप लोग को भी पता होगा कि YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 वाचिंग आवर चाहिए, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर तो हो गया है, लेकिन 4000 वाचिंग आवर अभी नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। विद्यार्थियों, यही जो है 4000 वाचिंग आवर आप लोग पूरा करवा दीजिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पे जोड़ना होगा। तो वही है, आपसे फ़ीस तो लग नहीं रही है ना। तो आपका फ़ीस वही है कि कम से कम 10 लोगों को चैनल से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। आप अलग अलग ज़िलों से हैं बिहार के, और आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और आप लोग देख ही रहे हैं कि क्लास कैसा चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी अगर आज नए हैं, वो पहले के 3 वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब क्लास 10 का शुरू होगा तो पहले इसके वीडियो से सारा कनेक्ट होगा, तभी आपको समझ में भी आएगा क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, और जो हमारा थोड़ा सा डू का प्रयोग बचा हुआ था उसको हम देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम उस दिन क्या क्या पढ़े थे, पिछले क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो पीछे हम डू के प्रयोग को देखे थे। डू के प्रयोग में कुछ जो मेन बातें बताई थी उसको हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं। क्या बताए थे कि डू का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, करना, ठीक है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग होता है, डू फॉर्म का पूरा ही बोल लीजिए, तो कोई मतलब नहीं होता है। क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता है, नहीं होता है, ये बताए थे। इसके बाद ये बताए थे कि डू डज डिड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं। तो डू डज डिड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और कहाँ यूज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए, ठीक है। जहाँ डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, वहीं डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। इतना चीज़ तो हम देख लिए थे उस दिन। आगे थोड़ा सा और जो डू का प्रयोग बचा हुआ है उसको हम देखते हैं, और फिर आगे हम टेंस को शुरू करेंगे। और एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि वर्ब के पहले, वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस में, है ना। और वर्ब का जो दूसरा रूप होता है इसका हमेशा प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। और बाकी वर्ब का चौथा फॉर्म में क्या क्या आता है,
तो वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है उसमें तो सबसे पहले इसके साथ हमेशा हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। किस फॉर्म का होता है? तो आप लोग बताइए, बी फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का? बी फॉर्म का। अब वर्ब का तीसरा रूप ये भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आता है। किस फॉर्म का? तो हैव फॉर्म का। इतना आप लोग जो है वो पिछले क्लास का था, इसको हम देखें। आज हम देखेंगे अब डू, डज, डिड का प्रयोग हम किन किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और होगा, इसके बाद आपका डू का प्रयोग खत्म। चलिए तो हम लोग आज देखते हैं, तो आइए देखते हैं डू, डज, डिड का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट को हम एस यू बी लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे डू, दूसरे तरफ लिखेंगे डज और तीसरे तरफ लिखेंगे डिड। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग बताते चलिए डू क्या है। डू क्या है? डू जो है वर्ब का पहला रूप है। तो वर्ब का जब पहला रूप है तो इसका प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा। अब ये बताइए, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। आप लोग कमेंट में करके आज फिर से बताइए, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है क्या होता है? प्लूरल होता है कि सिंगुलर? और वर्ब का पांचवा फॉर्म होता क्या होता है? प्लूरल होता है कि सिंगुलर? जल्दी से आप लोग ये दोनों जो है वो कमेंट में करके बताइए। ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है ना। वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है, पांचवा फॉर्म क्या होता है, और एक चीज़ और, वर्ब का जो रूप होता है, वर्ब का रूप, वर्ब फॉर्म्स, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वो अगर याद कर लीजिएगा सारा, लगभग 400 है, तो आपको जो है वो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। किसमें? टेंस, वॉइस, नरेशन में और वर्ब के किसी भी क्षेत्र में। जैसे वहाँ कभी कभी V2 आ जाता है और आपको ये नहीं पता कि V2 क्या होता है। जैसे ड्रॉ, एक लेते हैं एग्जाम्पल, ड्रॉ। यदि आपको ड्रॉ का V2 पता है, अब कहीं लिखा मिलेगा ड्रीव, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन होता है। ठीक है, कहीं ड्रीव में लिखा मिलेगा, तो आपको ये पता नहीं रहेगा किसका V2 है। और जब यही पता नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस में आप कैसे बनाइएगा कि वो जो है V2 के बदले में हम बाज प्लस V3 यूज करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्ब फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसका जो हम आपको PDF बना करके हम व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को भी ये याद करवाएं, ऑफलाइन कोचिंग में भी, है ना, सबको। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये जो है डू क्या है? डू वर्ब का प्लूरल रूप है। वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है। ठीक है, तो अब बताइए, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम क्या कहता है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता, है ना, समझौता है ना। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? समझौता। यदि देखिए, आप लोग भी समझौता करते हैं किसी के साथ, आप हमसे ये लीजिएगा, आप उसके बदले में हम आपसे ये लेंगे। समझौता कहाँ होता है? जब एक समान चीज़ें होती है, जब आपको उसका प्रस्ताव पसंद होता है, जब दोनों का प्रस्ताव पसंद होता है, तभी समझौता होता है। समझौता समान के बीच होता है, असमान के बीच नहीं, है ना। यदि किसी बात पर दो लोग एक साथ रहते हैं तो वहाँ समझौता होता है, और कहीं किसी बात पर दो लोग एक साथ नहीं होते तो वहाँ विवाद होता है ना। तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यही कहता है कि आप यदि सिंगुलर रहिएगा, यानी आप एक रहिएगा तो हम भी एक ही रहेंगे। आप एक से ज़्यादा यानी प्लूरल रहिएगा तो हम भी प्लूरल आएंगे। तो जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहाँ वर्ब सिंगुलर होता है, और जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। और यहाँ देखिए, जो वर्ब का पहला रूप है वो क्या होता है? प्लूरल। तो इसके साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। अब देखिए किन किन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा।
तो डू का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा? आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट जो भी रहे उसके साथ। अब एक इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आई डू माई वर्क। अब देखिए तो यहाँ क्या है? आई तो वैसे जब आई के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है तो आई प्लूरल हो जाता है। देखिए आई के साथ क्या क्या कंडीशन है। आई के साथ ये हम यूज करते हैं जो वर्ब का पहला रूप है, तो आई यहाँ प्लूरल है क्योंकि एम क्या है? वर्ब का पहला रूप, ये प्लूरल, तो आई यहाँ प्लूरल। आई के साथ हम यूज करते हैं हैव। हैव क्या है? वर्ब का पहला रूप है, यहाँ ही प्लूरल, तो ये भी प्लूरल। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वाज। यही तीन को यूज करते हैं। तो वाज क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ आई बन जाता है सिंगुलर, है ना। यहाँ आई क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो आई सिंगुलर प्लूरल दोनों के जैसे यूज होता है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है, आई के साथ ही वर्ब आता है ना। और ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि आई को लेकर के ग्रामेरियन के बीच ही कन्फ्यूजन है, मतलब कि ग्रामर को जो बनाने वाले हैं उन्हीं के बीच। तो हम लोग तो सिर्फ पढ़ाने वाले हैं, जो जितना जानते हैं उतना पढ़ाते हैं। तो आई के साथ यही है, ठीक है। उसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या है, अब डू क्या है? डू का प्रयोग एक बार और देखते हैं यू के साथ। यू डू योर वर्क। अब देखिए यू क्या है? प्लूरल है यहाँ, तो प्लूरल है ना। यू सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है। जैसे यू अगर एक के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं तुम, और यू तुम लोग भी होता है, लेकिन वर्ब हमेशा यू के साथ क्या आता है? प्लूरल। उसी तरीके से एक प्लूरल सब्जेक्ट भी देख लेते हैं, है ना। जैसे बोलेंगे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम डू देयर वर्क, डू देयर वर्क। अब देखिए तो क्या राम और श्याम अपना काम करते हैं, ठीक है। तो राम एक हो गया और श्याम यहाँ एक हो गया, और एक मिला गया कितना हो गया? दो हो गया, तो प्लूरल, इसलिए यहाँ वर्ब का पहला रूप आ गया जो क्या है? प्लूरल, ठीक है। तो हम क्या समझें? डू का प्रयोग समझें। हम क्या समझें? डू का प्रयोग, डू जो होता है वर्ब का पहला रूप, और जो वर्ब का पहला रूप होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा? सब्जेक्ट भी कैसा आएगा? वो प्लूरल आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डज के प्रयोग को। क्या देखते हैं? डज के प्रयोग को। जिस तरह हम डू के प्रयोग को देखें उसी तरीके से डज के प्रयोग को देखें। क्या है? डज जो है वो वर्ब का पांचवा रूप है। वर्ब का जो पांचवा रूप होता है क्या होता है ये बताइए? वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट कैसा आएगा? सिंगुलर। अब इसके साथ किसका किसका प्रयोग होगा? तो आप देखिए, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट, ये तो होगा ही। इसके बाद आपको पहले बताएं वर्ब का पहला रूप, ये वर्ब का पांचवा रूप, ये दोनों का प्रयोग प्रेजेंट में होगा। कहाँ होगा? प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये प्लूरल तो प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ। जैसे वह अपना काम करता है तो ही डज हिज वर्क, ठीक है। वह सिंगुलर तो वर्ब का पांचवा रूप, सब्जेक्ट सिंगुलर, ये वर्ब का पांचवा रूप तो सिंगुलर। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को? समझ में आया तो आप लोग लाइक का बटन दीजिए और हाँ हाँ कहिए सर समझ में आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं डिड का प्रयोग। तो डिड जो है वो वर्ब का दूसरा रूप है। अब वर्ब के दूसरा रूप का प्रयोग कहाँ होता है? तो पास्ट में। कहाँ होता है? पास्ट में। वर्ब के दूसरा रूप का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट में। अब समझिए, तो डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑल सब्जेक्ट। किसके साथ होता है? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या आ गया? तो ऑल सब्जेक्ट में आ गया आई, बी, यू, दे, ही, सी,
इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट और आपका प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये हो गया डू डिड का प्रयोग। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने अपना काम किया तो आई डिड माई वर्क। देख लिए, तो हमने देखा डू डज डिड का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है, ये सारे चीज़ों को देखा, जिनको भी आप अभी ये देख रहे हैं और साथ साथ लिख रहे हैं। तो क्या कीजिए, आप अभी हमारे साथ समझते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड थोड़ा हो जाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में घर में इसको अच्छे से अपना कॉपी में लिख लीजिए और अभी जो बता रहे हैं इसको समझते चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक डू का प्रयोग था। डू के प्रयोग में थोड़ा सा और बताना है, तो चलिए इसको रब करते हैं और फिर हम आगे कुछ डू का प्रयोग बताते हैं और इसके बाद फिर हम लोग टेंस को जो है वो शुरू करेंगे। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ डू डज डिड का प्रयोग देखिए। डू डज डिड का प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, डू डज और डिड, इसका प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो यहाँ पे नॉट आएगा ही। क्या आएगा? नॉट आएगा ही। तो जब डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई मेन वर्ब जरूर होगा, है ना। तो जो भी डू डज डिड के बाद मेन वर्ब आएगा वो हमेशा हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म में रहेगा। वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा? वर्ब के पहले फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ से एक लाइन आप लोग लिखिएगा, क्या कि जब डू डज और डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, एच भी लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, के रूप में होता है, तो इसके बाद हमेशा हमेशा को दो लिख दिए, दो बार, हमेशा वर्ब के पहले, या ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। क्या होता है? वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, ये तो निगेटिव वाला वर्ड बाक हो गया, और इसी से रिलेटेड यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख लेते हैं, डू डज या डिड, डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है ना। जैसे अब दोनों का लिख लीजिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बोलें कि मैं अपना काम नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट डू माई वर्क, ठीक है। यहाँ देखिए, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, और मेन वर्ब जब भी आएगा अपने मूल रूप में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में, है ना। और क्या मैं अपना काम करता हूँ, अगर ये बनाइए तो डू आई डू माई वर्क, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए, एक डू जो है हेल्पिंग वर्ब, एक डू जो है मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब आएगा तो अपने मूल रूप में, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिला कि डू डज डिड का प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है
तो इसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। ये आपको फिलर्स में दे देता है, और आपको यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे गलत करके आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको जो है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद फिर आगे एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। तो उसको सही करके हमको कमेंट में दिखाइए। क्वेश्चन लिखें, ही डज नॉट हिज होमवर्क रेगुलरली। आप लोग बताइए ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? आप लोग के पास 4 सेकेंड है और सभी लोग अपना अपना कमेंट में आंसर दीजिए। क्या ये जो सेंटेंस हम लिखें वो सही है या गलत है? जल्दी से बताइए, फिर हम आप लोग को बताते हैं कि सेंटेंस सही कैसे सही है कि क्या गलत है। जल्दी बताइए, ये सेंटेंस सही है क्या गलत है? आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, आप लोग देख लिए होंगे सही है क्या गलत है, हाँ या ना में बताइए। और जिसको पता है कि सही कैसे होगा ये अपना कमेंट में लिख दीजिए। देखिए क्या बोल रहा, ही डज नॉट हिज होमवर्क रेगुलरली, मतलब वह प्रतिदिन अपना होमवर्क क्या करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब डू डज नॉट का प्रयोग हुआ तो आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो उसके साथ नॉट तो आएगा, नेगेटिव बनेगा, है ना, उसका शादी हुआ रहेगा, है ना। उस दिन भी बताएं कि जब डू डज आता है सिंगल तो ये शेर होता है, तो वो मेन वर्ब की तरह होता है। ठीक है, जब इसके साथ नेगेटिव लग जाता है, मतलब जब इसका शादी हो गया, 1 और 1 2 हो गया, है ना, 1 और 1 2, तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखिए यहाँ जो डज नॉट है वो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब कहाँ है? अच्छा ये बताइए, जब मेन वर्ब नहीं है तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस बनता है क्या? आप लोग बताइए हाँ या ना। बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस बनता है क्या? आप लोग बताइए हाँ या ना। ठीक है, जल्दी बताइए, फिर हम इस सेंटेंस को सही करते हैं। ये सेंटेंस क्या है? गलत लिखा हुआ है। सही क्या होगा? ही डज नॉट, है ना, डू हिज होमवर्क, डू हिज होमवर्क होमवर्क रेगुलरली, डू हिज होमवर्क रेगुलरली। क्यों हुआ? देखिए अब समझिए, तो यहाँ जो डज नॉट है वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉट आ गया नेगेटिव बन गया, और यहाँ डू जो है वो मेन वर्ब हो गया, और इसमें मेन वर्ब भी नहीं था। अब किसी सेंटेंस में यदि मेन वर्ब नहीं रहेगा तो क्या सेंटेंस सही होगा? नहीं जी, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और हमारा ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? गलत है, और नीचे वाला सेंटेंस सही है। चलिए, यहाँ तक डू का प्रयोग था वो आपको समझ में आ गया। डू के प्रयोग को समझने में कहीं से कोई दिक्कत किसी को यदि है तो शाम को 7 बजे आ जाइएगा मेरे वॉइस चैट में। कहाँ? वॉइस चैट। वॉइस चैट कहाँ होता है? टेलीग्राम पे। कहाँ होता है? टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग जो भी नए विद्यार्थी हैं टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। और 7 बजे जो वॉइस चैट ऑन होता है, क्विज के बाद लगभग 7:30 बजे जो भी डाउट होगा वहाँ आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक जो है वो डू का प्रयोग खत्म हो गया। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आव है वो देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो कौन कौन होता है? आप लोग कमेंट में करिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होता है वो कमेंट में करिए। इसको हमने रखा था ग्रुप 2 में। किस में रखा था? ग्रुप बी में, है ना। पहले का क्लास जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, उस क्लास में इसको बताया हुआ है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ रखते हैं? ग्रुप बी में। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कौन कौन? तो कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, है ना, मस्ट, आउट, टू, नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज टू, इतना है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जिस तरीके से डू डज डिड का प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो उसके साथ वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग होता है, उसी तरीके से मॉडल वर्ब के बाद
वर्ब के बाद भी, मॉडल वर्ब के बाद भी, आप लोग इसको स्टार दे के लिख लीजिएगा, मॉडल वर्ब के बाद भी वर्ब के पहले रूप का प्रयोग, पहले रूप का प्रयोग हमेशा होता है। पहले रूप का प्रयोग हमेशा होता है, हमेशा होता है। कब? एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो मॉडल वर्ब के बाद भी हमेशा हमेशा किसका प्रयोग होता है? वर्ब के पहले रूप का। जैसे बोलते हैं आई कैन डू माई वर्क, मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, यहाँ देखिए ये मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब, और इसके बाद जो ये आया डू, वर्ब का पहला फॉर्म है ना, और यहाँ भी देखिए जो है वो शुड, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, यहाँ तो वैसे जो रिस्पेक्ट है, हाँ वर्ब का पहला फॉर्म ही है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने जो एल्डर्स हैं उनकी क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इसके बाद हमेशा हमेशा है ना वो वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हमने डू का प्रयोग पूरा देख लिया, पूरा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग देख लिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस को। जितना वर्ब बेसिक पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस। और जो भी विद्यार्थी पीछे वाले क्लास को नहीं देखें वो देख लीजिएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट वीडियो में यानी कल से जो है वो आपका टाइम एंड टेंस शुरू हो जाएगा, है ना, और टाइम एंड टेंस को शुरू कर देंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, सब लोग यहाँ तक जो है वो रिवीजन कर लीजिएगा और पूरे तीनों क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग टाइम एंड टेंस को शुरू करेंगे कल से। ठीक है विद्यार्थियों, तो आई होप जो समझाएं वो समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, बाकी बातें करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें।